सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो चलो भाई, फाइनली मैं अपने ऑर्गेनिक की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब कि क्लासरूम लेक्चर से थोड़ा सा हट के अलग अप्रोच में हम लोग वहाँ पे चीज़ों को कर रहे हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ आपकी चालू रहेगी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताते रहूँगा अभी भी। और अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अपने को जल्दी-जल्दी चीज़ें करनी है और थोड़ी-सी मतलब कि अलग अप्रोच से चीज़ों को करनी है, ताकि अपने को याद हो जाए चीज़ें। अब तक मैं मान रहा हूँ कि सबका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जिनका नहीं भी कंप्लीट है, वो लोग भी ये वीडियो अभी देखें, क्योंकि उनको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। काफ़ी सारी चीज़ों को जो अलग-अलग जगह पे बिखरी हुई है, वो सारी चीज़ें आपको एक जगह कंसाइज्ड फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप लोगों ने देखा कि ठीक है, मतलब कि एक ही हेडिंग में, मतलब एक हेडिंग में काफ़ी सारी चीज़ों को अलग-अलग चैप्टर से मैंने वहाँ पे समराइज़ किया है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे पास और भी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है? जो मेरे को बतानी है आपको, और जो कि मैं मतलब कि जब पढ़ता था तो एनसीईआरटी, मतलब मेरी आदत थी कि मतलब मैं एक ही दिन में पूरी ऑर्गेनिक, मतलब 1-2 दिन में, 3 दिन में एक साथ खत्म करता था। तो ऐसा करने से फ़ायदा ये होता था कि अलग-अलग चैप्टर्स में, जैसे कि अलग-अलग चैप्टर्स में जब आप ध्यान दोगे तो मतलब कि आपका ये होगा कि जो एल्डिहाइड में रिएक्शन है वो अल्कोहल का प्रिपरेशन है, जो अल्कोहल का रिएक्शन है वो एल्डिहाइड का प्रिपरेशन है। फिर उसके बाद एक ही टाइप के, मतलब कि एक ही टाइप के रिएक्शन आपको दिखते हैं। तो ऐसे-ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हमको कवर करनी है अपने सीरीज़ में, ठीक है? आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको ढेर सारे रिएक्शन ऐसे मिलेंगे कि जो कि सिमिलर दिखते हैं, ठीक है? लेकिन उनके प्रोडक्ट थोड़े-थोड़े हट के हैं इधर-उधर। तो वो सारी चीज़ें भी कवर करेंगे। तो पहले तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? आप हो सकता है आपको ज़्यादातर चीज़ें पता हो, ठीक है? हो सकता है आपको ज़्यादातर चीज़ें पता हो, और अब तो सिलेबस ही कंप्लीट कर लिया है, तो आपको चीज़ें ज़्यादातर पता भी होंगी। तो बात ये है कि यहाँ पे मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा-सा अलग है, ठीक है? मैं अलग तरीके से चीज़ों को समराइज़ करता हूँ, ये मेरी आदत है। तो आपको इसीलिए ये चीज़ें देखनी चाहिए। तो आप अभी आज का ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाला वीडियो देखो, जहाँ पे मैं सारे चैप्टर से हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फेनॉल ईथर, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, हर जगह से, मतलब जितने रिएक्शन पॉसिबल हैं ऑक्सीडेशन के, वो सारे यहाँ पे मतलब कि एक साथ में समराइज़ किया हूँ, ठीक है? आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको जीओसी की भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएँगी, सिंस जीओसी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है? काफ़ी बड़े-बड़े लेक्चर्स उसके बन जाते हैं पढ़ाते समय। तो मैं जीओसी को शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या-क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए, जिससे आपको सारी ऑर्गेनिक समझ में आ जाए, ठीक है? आपके लेवल पे। और ये भी आपको फ़ायदा होगा कि कम जीओसी पढ़ के आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, मतलब आप कम जीओसी पढ़ के आप अपने सारे चैप्टर्स की चीज़ों को अप्लाई कर पाओगे, ठीक है? और एनसीईआरटी में तो जो जीओसी दिया है वो तो उसमें कवर कर ही दूँगा मैं, ठीक है? तो यहाँ पे ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखी है कि सारे चैप्टर से मैंने चीज़ों को उठाया है एक जगह पे, ठीक है? तो यहाँ से मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, तो थोड़ा-सा ऑक्सीडेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं। तो बात करें ऑक्सीडेशन क्या है? तो ऑक्सीडेशन इज़ अ टाइप ऑफ डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है? ऑक्सीडेशन इज़ अ टाइप ऑफ डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। जैसे कि आपको ये पता है, जैसे जब कोई चीज़ रिड्यूस होती है, जैसे कि मान लो आपका यही चीज़ है, अ, मतलब कि जैसे मान लो आपका एल्कीन है ना, एल्कीन का जब आप हाइड्रोजनेशन करते हो तो क्या ये एल्केन बनता है? यहाँ पे आप जब कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे ना, तो ये यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है। तो जब भी हाइड्रोजनेशन होगा तब वहाँ पे रिडक्शन होगा, ठीक है? उसी तरीके से जब भी आपका ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन एक तरह का डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है? आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही अल्कोहल वाले चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो जैसे कि ये किस तरीके से डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँ थोड़ा-सा। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया मिथेनॉल का। तो मिथेनॉल में जैसे आपके पास ये देखो, ये मैंने ओपन स्ट्रक्चर यहाँ पे लिया है, OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी यहाँ पे दिखाया है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा, और यहाँ पे ये कंपाउंड इस तरीके से बन जाएगा, H C डबल बॉन्ड O, ठीक है? तो ये एक तरीके का डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। ये आपका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। ये है क्या आपका? ये है आपका HCHO, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है? इसके आगे बात करें, अब यहाँ से शुरू करते हैं, जो मतलब कि थोड़ा-सा बात हो गई ऑक्सीडेशन के बारे में, अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ जान लेनी चाहिए कि
हाँ, ये जानने के बाद आपको मतलब कि सारे सारे चैप्टर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो ये आपको पता भी होगा, मैं एक बार बता भी देता हूँ कि अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज़ करते हो तो वो एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन बनाएगा, आगे चल के अच्छे से डिस्कस होगा, ठीक है। एल्डिहाइड या कीटोन को ऑक्सीडाइज करोगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, ठीक है। कीटोन जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, एल्डिहाइड जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो क्या करेगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपका यहाँ से हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से। तो जैसे कि आपका मान लो एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है, ठीक है। एल्केन में बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्केन ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, टर्सरी एल्केन ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। टर्सरी एल्केन ऑक्सीडाइज होता है, ठीक। एल्कीन की बात करें तो एल्कीन जब ऑक्सीडाइज होगा तो आपका कीटोन या एसिड दे देगा, ठीक है। और आपका जब एल्काइन ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या देगा भैया, तो ये आपका सिर्फ एसिड दे सकता है, ठीक। इतनी चीज़ें समझ में आ गई हमको। इसके बाद आपका टर्सरी एल्केन जो है ये ऑक्सीडाइज होता है, प्राइमरी सेकेंडरी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो टर्सरी एल्केन का ऑक्सीडेशन हम देखें तो हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन जहाँ पे लिखा है वहाँ पे ये चीज़ दी हुई है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्केन डज नॉट ऑक्सीडाइज बट टर्सरी एल्केन डू, ठीक है। तो यहाँ पे टर्सरी एल्केन का मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है, मतलब मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है, ठीक है। ये टर्सरी एल्केन है, तो इसको जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा आपका वही अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल बनेगा और ये आपका टर्सरी एल्केन का ऑक्सीडेशन होता है। क्या बनता है आपका सी 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 ओ एच, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपका दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, वहाँ पे उसने एल्केन एल्केन एल्काइन के बारे में हमने वहाँ से चर्चा कर दी, ठीक है। अब एल्कीन की थोड़ी सी बात करें डिटेल्ड में तो आप ओजोनोलिसिस पढ़े हो, ठीक है। हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 के साथ भी रिएक्शंस पढ़े हो, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 के साथ भी रिएक्शंस पढ़े हो, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शन किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो ये सारे रिएक्शन आप कहते हैं ऑक्सीडेशन में। तो एल्कीन के ऑक्सीडेशन में ही यदि हम इन चीज़ों को समझें तो जैसे कि आपका ओजोनोलिसिस है, ओजोनोलिसिस किसके प्रेजेंस में होता है, तो ओजोनोलिसिस होता है आपका ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर, ठीक है। बाकी एक रिएक्शन आपका हॉट एंड कंसंट्रेटेड पोटेशियम परमैंगनेट, हॉट एंड कंसंट्रेटेड पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक है आपका कोल्ड एंड डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट जिसको कि आपको आप बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हो, ठीक है। बेयर्स रिएजेंट भी आप बोलते हो, ठीक है। तो अब यहाँ से बात करें आपका ओजोनोलिसिस के बारे में, तो ओजोनोलिसिस में क्या होगा कि जब आप ओजोनोलिसिस कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन एंड जिंक वाटर तो आपका यहाँ पे या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा या दोनों बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे एसिड नहीं बनेगा, ठीक। इतनी बात समझ में आती है, ठीक। ओजोनोलिसिस एक तरीके का आपका माइल्ड ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ से समझे तो। अभी आगे आपको माइल्ड ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4, हॉट एंड कंसंट्रेटेड K2Cr2O7 ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी आपको आगे लिस्ट में पता चल जाएगी एक साथ में सारी चीजें। तो इन मतलब कि यदि एल्कीन का आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते हो तो बेसिकली यहाँ पे क्लीवेज होता है, ठीक है, और आपको एसिड मिलता है प्रोडक्ट में, ठीक। तो ये मतलब कि बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको जो याद रखना चाहिए कि ओजोनोलिसिस की हिम्मत है एल्डिहाइड और कीटोन तक ले जाने की, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर जो है ये कहाँ तक लेके चले जाएंगे, ये एसिड तक आपको लेके चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 आपके बेयर्स रिएजेंट की बात करें तो इसमें आपका डाइऑल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। डाइऑल क्या होता है, तो एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH लग जाओ तो ये डाइऑल हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बात जाननी चाहिए कि यहाँ पे आपका सिन एडिशन होता है, ठीक है। सिन एडिशन होता है और डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हॉट एंड कंसंट्रेटेड नहीं, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 हमने लिया है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम समझाएं कि एल्कीन जो है आपका आपका जो एल्कीन है उसको थोड़ा सा अच्छे से इलेबोरेट करें ओजोनोलिसिस और KMnO4 के एग्जाम्पल के साथ। तो जैसे कि आप यहाँ पे यदि एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराओगे, एक सेकेंड, आप यहाँ पे एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ, ओजोनोलिसिस लिख देता हूँ, ओजोनोलिसिस इधर साइड, ओजोनोलिसिस कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन एंड जिंक वाटर, ठीक। तो आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे बनेगा एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एक तो इस कार्बन से प्रोडक्ट बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, एक दूसरे कार्बन से बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे एक सेकेंड, अब यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा तो आपका एल्डिहाइड होगा, एक एल्काइल ग्रुप होगा तो कीटोन बनेगा, तो या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा या तो दोनों बनेगा, ठीक है। अब इसी में हम बात करें अपने KMnO4 की, हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 या K2Cr2O7, तो यहाँ पे आपका बेसिकली क्लीवेज हो रहा है ना, क्लीवेज हो रहा है।
प्रोडक्ट इसके भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लूँ, तो आपका ये जो दूसरा एग्जाम्पल है, तो ओजोनोलिसिस जब होगा तो ये 3 कार्बन का बन जाएगा CCC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, और इस वाले कार्बन से बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। ठीक, इसके बाद आपको KMnO4 मतलब कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन इसका करें तो क्लीवेज यहाँ से होगा, मतलब डबल बॉन्ड से। ठीक, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ये जाननी है कि टर्मिनल डबल बॉन्ड यदि होगा, मतलब कि एक कार्बन लास्ट में यदि रहेगा डबल बॉन्ड के बाद, अंतिम में सिर्फ एक कार्बन है, तो उसका मतलब एक कार्बन का एसिड तो बनेगा नहीं, एक कार्बन का एसिड नहीं बनेगा, तो बनेगा क्या, तो वो वाला कार्बन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन उसका होगा और वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो CO2 में +4, तो ये वाला कार्बन जो है अपना ये CO2 दे देगा और ये तीनों कार्बन क्या एसिड दे देंगे, तो CCC डबल बॉन्ड OH। ठीक, ये प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिला। अब यदि टर्मिनल पे मतलब टर्मिनल पोजीशन पे यदि डबल बॉन्ड ना हो, कहीं बीच में डबल बॉन्ड हो, तो उसका भी प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, चलो इसको एक कार्बन और यहाँ पे ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ओजोनोलिसिस कराओगे तो यहीं से क्लीवेज होगा, तो बनेगा क्या, 3 कार्बन का CCC डबल बॉन्ड OH और 2 कार्बन का C डबल बॉन्ड OH, दोनों एल्डिहाइड बनते हैं। ठीक है, दोनों एल्डिहाइड बनेंगे, या तो एल्डिहाइड बनता है या तो कीटोन बनता है, तो बन गया एल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद आप यदि KMnO4 से कराओगे तो चूंकि टर्मिनल कार्बन तो है नहीं, तो CO2 नहीं बनेगा, दोनों का एसिड बना दो। दोनों का एसिड कैसे बनाओगे, तो CCC डबल बॉन्ड OH, CC डबल बॉन्ड OH। ठीक, तो ये हो गया कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में एसिड बनेगा और ओजोनोलिसिस में आपका एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। अब यहाँ से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स की यदि बात करें तो ये तो अपने को पता ही है कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड या कीटोन देगा और फिर वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड देंगे। अब देखो अपना प्राइमरी अल्कोहल है, तो जब इसका आप ऑक्सीडेशन करोगे तो ये क्या देगा, एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा, एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा, कीटोन। ठीक, इतना अपने को पता है। ठीक है, इतना अपने को पता है। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है आपका, यदि आप इसमें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो वो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। ठीक, यदि आप इसमें भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर दोगे तो वो रिएक्शन को एल्डिहाइड तक नहीं, कहाँ तक लेके चला जाएगा, एसिड तक। वो एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना लेगा, एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कीटोन की। अब आप कीटोन में यदि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या बना लेगा, कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल में यदि आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो क्या बना लेगा, कीटोन। यदि आप इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करोगे तब भी ये कीटोन पे ही आके रिएक्शन रुकेगी। क्यों, क्योंकि कीटोन डू नॉट इजिली ऑक्सीडाइज, इट ऑक्सीडाइज इन विगरस कंडीशन। आगे कीटोन का ऑक्सीडेशन भी बताऊंगा, आपको पढ़ना है, मतलब आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यदि हम यूज करें सेकेंडरी अल्कोहल में तो हमको क्या मिलता है, कीटोन। ठीक है, टर्सरी अल्कोहल में क्या है आपको जानना कि टर्सरी अल्कोहल डू नॉट ऑक्सीडाइज। ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए अच्छा पॉइंट है कि टर्सरी अल्कोहल आपका ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है आपको में भी ये पता हो अब तक कि टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह यूज करने के बाद वो एसिड ही बनता है। तो हो सकता है आपको पता हो कि टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एसिड देता है, लेकिन टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो क्या होता है, टर्सरी अल्कोहल अंडरगो एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन होगा तो आपका एल्कीन बनेगा, अंडरगो एलिमिनेशन फॉलोड बाय क्लीवेज। ठीक, अब आपने यहाँ पे आपको पता ही है कि एल्कीन का क्लीवेज कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो टर्सरी अल्कोहल डू नॉट ऑक्सीडाइज, इट अंडरगो एलिमिनेशन फॉलोड बाय क्लीवेज टू फॉर्म द प्रोडक्ट। अब आपका इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट आपका एसिड ही रहता है। आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एसिड ही रहता है। वेट, आपका फाइनल प्रोडक्ट एसिड ही रहता है। तो आपको हो सकता है ये मतलब कि कंफ्यूजन हो कि टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है, तो भैया नहीं। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें जाननी है। अब इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करें प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल के बारे में। तो यहाँ से प्राइमरी अल्कोहल के बारे में यदि देखें तो प्राइमरी अल्कोहल में यदि आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो वो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड।
ठीक है, वो क्या बनाएगा आपका एल्डिहाइड। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं, आपको सिर्फ वही जानने हैं, एनसीईआरटी के बाहर की एक भी पॉइंट नहीं जाननी है। तो आपके सिलेबस में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पीसीसी और CrO3, ठीक है, पीसीसी और CrO3 आपके सिलेबस में, ठीक। अच्छा, उसके बाद यदि आप इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो, यदि आप इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो वे एल्डिहाइड तक नहीं, एल्डिहाइड तक नहीं, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या देगा, एसिड। प्राइमरी अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पे आपको क्या मिलता है, तो आपको एसिड मिलता है, ठीक है। अब आपके सिलेबस में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, तो आपको जानना है KMnO4 इन एसिडिक मीडिया, KMnO4 इन बेसिक मीडिया, K2Cr2O7, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडिया, और बेसिक मीडिया में तो K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता नहीं है। आप इनऑर्गेनिक वाली सीरीज देखो, वहाँ पे जहाँ पे मैंने ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो सारी चीज़ें बताई हैं अच्छे से, पूरा ऑक्साइड और ऑक्सीडेशन, ऑक्साइड डी ब्लॉक ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें क्या क्या चीज़ें जाननी है, तो वहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि K2Cr2O7 सिर्फ एसिडिक मीडिया में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और KMnO4 दोनों मीडिया में, और इनका एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर कितना है, ये सॉरी इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या क्या है, कैसे कैसे है, जैसे KMnO4 एसिडिक मीडिया में ज़्यादा होता है, फिर KMnO4 उससे कम, KMnO4 बेसिक मीडिया में उससे कम K2Cr2O7, तो उसका तो सिर्फ एसिडिक मीडिया है। तो ये हो गया। इसके बाद आपको और कौन कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके सिलेबस में, तो आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड, या फिर जोन्स रिएजेंट, या फिर जोन्स रिएजेंट, ठीक है। तो ये इतने आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो आपको जानने हैं, जो प्राइमरी अल्कोहल को पूरा एसिड तक लेके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद प्राइमरी अल्कोहल का एक और चीज आपको जानना है, वो है प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन। अब आपको पता है डिहाइड्रोजिनेशन इज ए टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन इज ए टाइप ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रोजिनेशन के कौन कौन से रिएजेंट हैं, तो आपके डिहाइड्रोजिनेशन के रिएजेंट हैं सिल्वर के साथ हीट कर दो, मेटल के साथ हीट कर दो, बेसिकली कॉपर के साथ हीट कर दो, तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है, और आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, एल्डिहाइड, ठीक है, आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, एल्डिहाइड। तो ये प्राइमरी अल्कोहल के बारे में सारी बातें हो गई, और इसमें आपको क्या जाननी चाहिए, तो आपको इसमें पीसीसी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है पीसीसी का स्ट्रक्चर, तो मुझे लगा था, मैंने तो याद किया था, देखो पीसीसी का स्ट्रक्चर और काफ़ी सारे हैं, मतलब कि एक मेसिटिल ऑक्साइड करके है कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिलेबस तो इस साल वैसे भी कम हो गया। मैंने मेसिटिल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर याद किया था। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्जेलिक मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, एस स्टेरिक एसिड, जी फिर एराकिडोनिक एसिड, तो ये सारे मतलब कि जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इनके मतलब कितने कितने कार्बन है, कितने कार्बन के एसिड्स हैं, ये सब भी आपको पता होने चाहिए। तो एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें हैं सब आपको पता होनी चाहिए, और वो सारी चीज़ें मुझे पता है आप ये छोड़ के बैठे होगे, आपको मेस्टिल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, इवन वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि आप ऑर्गेनिक में कहाँ जंप करते हो, सीधे जंप करते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब प्रिपरेशन पे, उसके बाद रिएक्शन पे, उसके पहले की कहानी छोड़ दो। तो जब आप ये चीज़ें करते हो तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाती है, फिर वही आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में टीचर भी आपके ऑर्गेनिक में कहाँ जंप करते हैं, प्रिपरेशन, रिएक्शन, उसके बाद नेम्ड रिएक्शन, उसके बाद फालतू के दुनिया भर के रिएक्शन, ठीक है। जो रिएक्शन आपको नहीं जानने चाहिए वो भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं। क्यों? उनको पता है, उनको बताना है, उनको तो अपनी सेफ साइड लेके चलनी है सर को, कि यदि आ गया तो बच्चा कहेगा कि हमारे सर ने नहीं पढ़ाया था। सर की भी गलती नहीं है, लेकिन आपका काम क्या है कि आपको एनसीईआरटी की कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं जानी है। जैसे कि मैं बताऊँ, आप ये भी छोड़े होगे एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में स्टार्टिंग में CH3Cl, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, इनका डाइपोल मोमेंट वगैरह का ऑर्डर वगैरह दिया है। यदि केमिकल बॉन्डिंग में आपको नहीं पढ़ाया गया तो आप छोड़ दो, ये हो गए, ठीक है। एल्काइल हैलाइड में लास्ट में, अभी इसमें देखो सिर्फ क्लोरीन था, फिर उसमें इंटेक्स्ट क्वेश्चन में आपके दिया है CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I का वो आपका डाइपोल मोमेंट, तो हो सकता है वो भी आप छोड़ के बैठे हो। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत करती है, आपको कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं जानी होती है, ठीक है। तो वही मेरा काम है कि आपको याद कराना। तो जैसे कि मुझे इंपॉर्टेंट लगा था कि पीसीसी का स्ट्रक्चर मुझे याद कर लेना चाहिए, अभी तक नहीं पूछा है, हो सकता है भविष्य में पूछ ले, ठीक है। तो पीसीसी का स्ट्रक्चर आपको मैं यहाँ पे बना दूँ,
ठीक। तो ये है आपका पीसीसी का स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए। मेसिटिल ऑक्साइड वगैरह का स्ट्रक्चर वो सब कार्बोक्सिलिक एसिड पे जब पहुंचेंगे तो वहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्कोहल में मैंने जैसे कि आपको बताया कि सेकेंडरी अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो ये कीटोन बनाता है। कीटोन डू नॉट ऑक्सीडाइज इजिली, डू नॉट ऑक्सीडाइज इजिली, ठीक है। और मैंने क्या बताया, इट ऑक्सीडाइज इन विगरस कंडीशन, ठीक है, विगरस कंडीशन, ठीक है। तो कौन कौन से क्या विगरस कंडीशन हो सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पकड़ो, उसको हीट कर दो और खतरनाक कंडीशन दे दो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है। KMnO4 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, उसको हीट कर दो और बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, तो और विगरसली ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो आपकी विगरस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, तो अपना वही KMnO4 को हीट कर दो एसिडिक या बेसिक मीडियम में, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में उसको हीट कर दो, HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इसको हीट कर दो, जोन्स रिएजेंट इसको हीट कर दो। अब आपका जोन्स रिएजेंट कहाँ दिया हुआ है, तो ये भी आपको हिडन होगा एनसीईआरटी में, जब आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन लगाओगे ना तो एक जगह जोन्स रिएजेंट दिया हुआ है, ठीक। तो हिडन पॉइंट्स को आप पकड़ो क्योंकि वो पूछे जाते हैं, एक बार पूछ लिया जाता है तब आपको उस पर नोटिस जाता है, बट योर जॉब इज कि आपको पहले नोटिस करना है, उनके पूछने से पहले आपको नोटिस करना है, ठीक है। और सर लोग जो पढ़ाते हैं क्लासरूम लेक्चर्स वगैरह में, वहाँ पे हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाती हैं यार, तो आपका काम है आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, कंप्लीटली नोट्स पे डिपेंड मत रहो, ठीक है। नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, टेस्ट दो, यही सारी चीज़ें हैं जो आपको सिलेक्शन कराती हैं, ठीक। तो यहाँ से बात करें कीटोन की विगरस ऑक्सीडेशन की, तो कीटोन का मतलब कि जब विगरस ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट बनेगा, तो वो प्रोडक्ट बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसके लिए पॉपऑफ रूल आया था, ठीक है। पॉपऑफ रूल, ये नाम आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको रूल पता होना चाहिए क्योंकि आपको प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करने आना चाहिए। तो ये रूल क्या था कि जैसे कि मान लो आपके पास कीटोन है C डबल बॉन्ड O C, ठीक, ऐसा कीटोन मैंने बना लिया। अब इसका प्रोडक्ट क्या बन सकता है, अब या तो इसको आप जब आप इसको विगरसली ऑक्सीडाइज करोगे तो आप इसका एसिड बनाओगे, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट आपको इसमें क्या मिलने वाला है, आपको फाइनल प्रोडक्ट इसमें एसिड ही मिलने वाला है, ठीक। तो आप एसिड बनाओगे तो आप यहाँ से क्लीवेज करोगे तो 3 कार्बन का एसिड बनेगा और एक 3 कार्बन का बनेगा, एक 2 कार्बन का बनेगा, ठीक। आप यहाँ से भी क्लीवेज कर सकते हो तो एक 4 कार्बन का बनेगा, एक कार्बन का बनेगा, वो एसिड नहीं, वो CO2 के फॉर्म में निकल जाना चाहिए। लेकिन ये रूल क्या कहता है, ये रूल बड़ा सिंपल है, तो आपको याद कैसे करना है, ये रूल बस ये है कि कीटो ग्रुप स्टे विथ छोटा वाला चेन, इसको आप डेफिनेशन के तौर पे मत याद रखोगे, कीटो ग्रुप वांट्स टू स्टे विथ स्मॉलर चेन वगैरह वगैरह, हिंदी में याद रखो, हिंदी में आप 4 बार बोलोगे कीटो ग्रुप छोटे वाले चेन के साथ रहना चाहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या रूल लगाना है कि ये आपका हो गया कीटो ग्रुप, ये छोटे चेन के साथ रहना चाहेगा, ये बड़ा चेन ये छोटा चेन, तो ये वाला तो ये छोटे चेन के साथ रहना चाहेगा, तो आपका क्लीवेज कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। तो आपको प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा C डबल बॉन्ड O OH, एक तो ये, एक C डबल बॉन्ड O OH, तो आपके ये प्रोडक्ट होंगे कीटोन के ऑक्सीडेशन के, मतलब कीटोन के ऑक्सीडेशन के बाद आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक। तो इसमें कंफ्यूजन होता है, तो ये चीज़ें मैंने क्लियर कर ली, हालांकि ये चीज़ें हैं काफ़ी आसान, ठीक है। कीटोइनल टाटामेरिज्म शायद आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन होता क्या है कि एक कीटोइनल टाटामेरिज्म होता है जिसमें कि ये ऑक्सीजन ये यहाँ पे आता है, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन का, तो COH डबल बॉन्ड C। अब कीटोइनल टाटामेरिज्म में रूल है कि ये इधर ही आएगा, तो जब आपका ये वाला एल्केन बनता है तो यहीं से क्लीवेज होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है, तो आपका यहीं से क्लीवेज होता है। तो कॉन्सेप्ट वही है, आपको याद क्या रखना है कि कीटो ग्रुप वांट्स टू स्टे विथ छोटका वाला चेन, ठीक। तो आपको यदि ये चीज़ें कीटोन में सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी, अब यहाँ से हम लोग जंप करते हैं टर्शरी अल्कोहल पे, ठीक है। यहाँ से हम लोग जंप करते हैं टर्शरी अल्कोहल पे। अब टर्शरी अल्कोहल में मैंने आपको सबसे पहली बात क्या बताई कि टर्शरी अल्कोहल डू नॉट ऑक्सीडाइज,
टर्सरी अल्कोहल डू नॉट ऑक्सीडाइज। ठीक, ये क्या होता है, इसमें होता क्या है, इसमें होता है एलिमिनेशन फॉलोड बाई क्लीवेज, एलिमिनेशन फॉलोड बाई क्लीवेज। अब आपका ये रहा टर्सरी अल्कोहल, ठीक है, ये रहा आपका टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल में मान लो आपने डाल दिया KMN, इसका आपने विग्रस ऑक्सीडेशन किया आपने इसमें डाल दिया KMNO4 और इसको आपने हीट कर दिया। ठीक है, ये विग्रस कंडीशन में ही होता है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो इसके लिए भी थोड़ा विग्रस कंडीशन चाहिए। तो आपका इसमें क्या होगा कि इसमें होगा पहले तो आपका होगा एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन के बाद आपका इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपका बनेगा RCCH3 डबल बॉन्ड CH2, ये एलिमिनेशन के बाद प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें आपका क्या होगा, क्लीवेज होगा, तो ये डबल बॉन्ड का क्लीवेज होगा, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा RCCH3। ठीक है, क्लीवेज एसिड बनाना है तो RCCH3 डबल बॉन्ड O, या तो कीटोन आपका बन जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दूँ तो RCCH3 डबल बॉन्ड O आपका एक तो या तो कीटोन बन जाएगा, या तो फिर ये सिंगल कार्बन है, मतलब टर्मिनल पे डबल बॉन्ड आपका आ रहा है, तो ये आपका CO2 के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, एक कार्बन का एसिड तो नहीं बनता। इसके बाद आपका टर्सरी अल्कोहल में आपको क्या जानना चाहिए कि टर्सरी अल्कोहल भी डिहाइड्रोजिनेशन देते हैं विथ Ag के साथ हीट कर दो, मतलब सिल्वर के साथ हीट कर दो या कॉपर के साथ हीट कर दो। मेटल के साथ हीट करने पे इनका भी डिहाइड्रोजिनेशन होता है। डिहाइड्रोजिनेशन के बाद आपको क्या मिलेगा, तो आपका वही एल्कीन बनेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, मान लो इसका प्रोडक्ट बना है, इसका प्रोडक्ट बना है, तो ये आपका वही RCCH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इसमें आपका एल्कीन बनता है। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन के बाद। तो अब बात करते हैं कुछ अदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो आपको जाननी चाहिए, सिलेबस में इधर उधर दी हुई हैं। तो क्या दिया हुआ है कि एल्काइल बेंजीन ऑन विगरस ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्काइल बेंजीन ऑन विगरस ऑक्सीडेशन गिव्स एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका कहाँ पे दिया हुआ है, तो प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है। इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं जो आपको मतलब कि पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि मान लो आपका ये हो गया बेंजीन, ठीक है, इसके ऊपर CH3, ये क्या बन गया आपका टोल्यूइन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बना दो, जैसे कि यहाँ पे ले लो CH2 CH3, 2 कार्बन का ले लो एल्काइल बेंजीन, और यहाँ पे लगा देता हूँ मान लो ये। ठीक, और क्या ले लो, चलो 3 कार्बन का ले लो CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, कुछ भी ले लो। उसके बाद आप यहाँ पे लगा लो ऐसा ग्रुप। ठीक है, तो इनका जब आप विग्रस ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो सबसे पहली बात ये कि इररेस्पेक्टिव ऑफ चेन लेंथ कितने भी हो एल्काइल बेंजीन में एल्काइल ग्रुप के, वो बनाएगा COOH ग्रुप। ठीक, तो आपका जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा COOH, एक कार्बन है तब भी, ठीक है, 2 कार्बन है तब भी COOH, ठीक है, 3 कार्बन है तब भी COOH। दूसरी बात आपको यहाँ से क्या जाननी चाहिए कि वो वाले कार्बन मतलब कि टर्सरी कार्बन जिनके पास मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, टर्सरी कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइज होने के लिए आपको हाइड्रोजन चाहिए ना, क्योंकि वहाँ से डिहाइड्रोजनेशन ही तो एक तरीके से आप कराओगे। तो जब आपके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो मतलब कि कार्बन लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन, उनके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपका ये वाला ग्रुप था, ये वाला ग्रुप, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये जैसे का तैसे रह जाएगा। ठीक, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जैसे का तैसे रह जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें आपको जाननी थी क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड के एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में ये सारी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की। ठीक है, इसके बाद बेंजीन की थोड़ी सी बात करें तो बेंजीन अपने आप में काफ़ी स्टेबल, काफ़ी खुश बनता है। ठीक, तो बेंजीन को मान लो आपने KMNO4 से ऑक्सीडाइज कराने की कोशिश की तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, लेकिन फिर भी बेंजीन का एक रिएक्शन दिया है आपके NCERT में, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में शायद दिया है। तो आपका बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 एट 500 डिग्री सेल्सियस, आपके NCERT में 773 केल्विन करके लिखा होगा। तो V2O5
के प्रेजेंस में ये आपका एनहाइड्राइड बनाता है, एनहाइड्राइड बनाता है बेंजीन। आपका पहले बेंजीन था, ठीक है, ये आपका एनहाइड्राइड बनाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मेरे को बतानी थी ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में, सॉरी, ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की मैंने बातें कर दी, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन भी इसमें कवर कर दिया। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर वाले चैप्टर से ज़्यादातर चीज़ें कवर हुई हैं। हाइड्रोकार्बन में भी टर्सरी एल्कीन और एल्काइन, ये लोग ऑक्सीडेशन दिखाते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी। अगले आने वाले वीडियो में आपको रिडक्शन रिएक्शन के सारे वीडियोस मतलब सारे रिएक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। सारे रिड्यूसिंग एजेंट, उसमें थोड़ा बहुत कहीं कन्फ्यूजन होता है कि NaBH4 सिर्फ 3 ही लोग को रिड्यूस करता है, ठीक है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद ढेर सारे रिएक्शंस आपके रिडक्शन में नेम्ड रिएक्शन कवर हो जाएंगे, जैसे कि बर्च रिडक्शन, लिंडलर कैटलिस्ट, आपका और कौन सा है, और ढेर सारे हैं, स्टीफेंस रिएक्शन है, और कौन सा है, उल्फ किस्नर रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, रोजेनमंड रिएक्शन, तो ढेर सारे उसमें नेम्ड रिएक्शन भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें मेरे को करानी है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, फिर उसके बाद काफ़ी सारे मेरे पास देखो रिएक्शन पड़े हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे सारे चर्चा हो जाएगा, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर काफ़ी सारे रिएक्शंस जो कि मतलब आपके सिमिलर लुकिंग रिएक्शन है, वो सारी चीज़ें भी कवर करूँगा मैं, ठीक है। उसके बाद मैंने देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की भी चीज़ें मतलब प्रिपेयर की हुई हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मेरे को बहुत अच्छे से समझानी है आपको, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो आपका वो है ना, डेक्स्ट्रो लिवो, स्मॉल डी स्मॉल एल, फिर कैपिटल डी कैपिटल एल, प्लस माइनस, लिवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये कैसे होता है, क्या एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं, क्या लेबोरेटरी के वैल्यूज़ हैं, मतलब कौन सी वैल्यू आप लैब में फाइंड करते हो, कौन सी वैल्यू पहले से कैलकुलेटेड है, और फिर ये सारी चीज़ें मेस करके आपकी पहले तो एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में लिखी हुई है, उसके बाद आपके उसमें कहाँ बायोमॉलिक्यूल में लिखा हुआ है, तो उसको भी कवर करना है, ठीक है। तो चैनल पे देखो, रहो कनेक्टेड रहो, बहुत कुछ कवर करने का सोचा हूँ मैं, जल्दी से इधर 10-15 दिन में बहुत कुछ कवर करा दूंगा, बायोमॉलिक्यूल करा दूंगा पूरा, डी ब्लॉक करा दूंगा पूरा, उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन में तो मेरे को बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं मेरे पास, ठीक है, NCERT से, क्योंकि आप रेडॉक्स पढ़ते नहीं हो, ठीक है। लास्ट में वो टाइट्रेशन वाला पोर्शन भी छोड़ देते हो, पोटेशियम परमैंगनेट सेल्फ इंडिकेटर है, और उसमें स्टार्च का इंडिकेटर है, तो बहुत चीज़ें हैं बताने को, ठीक है। तो धीरे धीरे नहीं, जल्दी सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो अच्छे से कनेक्टेड रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, चीज़ों को देखते रहो, मेरे तरीके से मैं जैसे समझा रहा हूँ उसको समझो, लिखो, याद करो। इसके सारे PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लो, नोट्स टैब है तो उसमें नोट्स कॉपी कर लो, पढ़ो, ठीक है। बस पढ़ो, सेलेक्ट हो जाओ, अच्छे से ईजिली तरीके से केमिस्ट्री को याद करते हैं, केमिस्ट्री खत्म करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बायो भी इसी में कवर करेंगे, बहुत चीज़ें बायो में भी कवर कर देंगे, तो ठीक है। तो पढ़ते रहो मज़े से, आराम से, और एकदम टेंशन फ्री रहो, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम में सिलेक्शन होने का नहीं होता, जो पैनिक कर जाते हैं। तो और भी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है, कि क्या क्या करनी है, अभी बात करने का बहुत मन कर रहा है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। थैंक यू।